कैंसर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद सबसे बड़ा डर और टेंशन एक कैंसर सर्वाइवर को ये रहता है कि आगे क्या। जब तक ट्रीटमेंट चल रहा था तब तक तो उसे पता था कि हाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी या ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद क्या ऐसे मैं करूं कि मुझे दोबारा कैंसर ना हो, क्या ऐसे करूं, कैसे लाइफस्टाइल ऐसे मेंटेन करूं जो कि सस्टेनेबल हो और मुझे अश्योर भी करता हो कि मेरा बॉडी फिट रहेगा इसमें और मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा डिलेमा रहता है एक कैंसर सर्वाइवर का कि वो पोस्ट ट्रीटमेंट सिचुएशन कैसे हैंडल करे, लाइफ को कैसे फिगर आउट करे। क्योंकि कैंसर होने से पहले जो लाइफस्टाइल वो मेंटेन कर रही थी या कर रहा था वो आगे काम नहीं आएगा, क्योंकि उसके लाइफस्टाइल की वजह से ही वो अभी मौत के मुंह तक पहुंच गया था। तो उसको ऑल टुगेदर एक नया ही रास्ता अपने लिए निकालना पड़ेगा कि आगे की ज़िंदगी वो अच्छे से बिता सके। हेलो एवरीवन, आई एम लीता मुर्मू एंड आई एम एन ओवेरियन कैंसर सर्वाइवर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं ये वीडियोस जो बना रही हूँ ये कंप्लीट मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि आप लोगों के लिए डाइट प्लान करूँ, या फिर मैं क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, या फिर मैं डॉक्टर हूँ। मैं ऐसा कोई कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस एक कैंसर सर्वाइवर हूँ जो कि इस खोज में निकली है कि उसको कैसे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है जिससे कि वो कैंसर से दूर रहे, कैंसर या कोई भी बीमारी से दूर रहे। सो अगर आप मेरे डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से उससे पहले ज़रूर पूछ लें ये डाइट प्लान और ये लाइफस्टाइल मुझे सूट कर रहा है, और इसी का एक्सपीरियंस मैं बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो जब मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ इन द ईयर 2023 जनवरी को, मैं मुंबई से भुवनेश्वर वापस आ गई। तो मैं यहाँ पे आने के बाद पहले तो जब ट्रीटमेंट चल रहा था मैं सोचती थी कि कब ट्रीटमेंट ख़त्म होगा और मैं अपने नॉर्मल लाइफ में रिज्यूम करूँगी, मैं अपना लाइफ लीड करूँगी अच्छे से और ज़्यादा खुल के जीऊँगी। बहुत कुछ कि भगवान जल्दी ये ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ और बस मुझे घर जाना है। जब मैं मुंबई में थी तब मेरा यही सोचना था। जब मैं भुवनेश्वर आई मेरे दिमाग में एक चीज़, उससे पहले मैं बता दूं कि मैं यूट्यूब में गूगल में पूरा मैंने इतना सर्च किया सब कुछ, कैंसर सर्वाइवर के स्टोरीज़ में ढूंढने लगी, इंस्पायर खुद को करने के लिए कि मैं कैसे रहूँगी। ओके, ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, मतलब मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा और मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करूँगी और सब ठीक रहेगा। ऐसा था ही नहीं कि हाँ मैं मर जाऊँगी। ओके, तो दिमाग में था मैं ठीक हो जाऊँगी, बस मुझे यहाँ से ट्रीटमेंट ख़त्म करके बाद में मुझे फिगर आउट करना है कि मुझे आगे करना क्या है। तो जब यहाँ आई तो उससे पहले मैंने गूगल भी किया हुआ था और स्पेशली मैंने ये लाइन ही गूगल किया था, लाइफ आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट। तो स्टार्टिंग में ही आप देख दोगे, अगर कोई सर्च किए हो तो देख लोगे कि लिखा रहता है कि इट विल बी डिफ़िकल्ट, नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम करना, नॉर्मल लाइफ में वापस जाना वो डिफ़िकल्ट रहता है। तो मैं सोचती क्या डिफ़िकल्ट रहेगा, ट्रीटमेंट तो ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या डिफ़िकल्ट रहेगा। तो तभी मैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी कि पोस्ट ट्रीटमेंट के डिफ़िकल्टीज़ क्या है, क्या मुझे फेस करना पड़ेगा, क्या मेंटली चैलेंजिंग क्या रहेगा। मैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में सोचती थी कि अभी मैं कीमो से गुजर रही हूँ तो दिस इज़ द पार्ट, यही तो मतलब मेंटली चैलेंजिंग पार्ट तो यही है, इससे ज़्यादा क्या चैलेंजिंग होगा। सो मैं तभी वैसा थॉट प्रोसेस रखती थी। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ही आपको सिखाता है। तो जब ख़त्म हुआ मैं भुवनेश्वर आई तो मैं सो नहीं पाई रात को। मैं सोचती रहती थी क्या करूँ, अब कैसे लाइफस्टाइल मेंटेन करूँ। फिर से वापस आ गया तो बॉडी में थोड़ी सी भी कहीं पे भी पेन भी हो जाता है ना, तो तभी लगता था कि यहाँ पे पेन हो रहा है, क्या कैंसर वापस आ गया, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्या कैंसर वापस आ गया।
पेट खराब हो गया, क्या कैंसर वापस आ गया। मतलब हर कोई चीज़ को, बॉडी में थोड़ा सा भी कहीं पे दर्द हो तो मैं उसको कैंसर के साथ रिलेट कर देती थी। तो ये क्या करता था ना, मेरा तो पूरा दिमाग तो पूरा ख़राब किया ही था, मेरा मेंटल पीस पूरा ख़त्म कर दिया था, मेरे बाल पूरे झड़ चुके थे। तो ऑब्वियसली अपने अपीयरेंस को लेके भी मुझे कॉन्फिडेंस गेन करना था। आप जितना भी पॉजिटिव रहो, अब मिरर में आप खुद को ऐसे देखोगे तो आप नेगेटिव हो ही जाओगे, क्योंकि हम इंसान ही हैं, हम भगवान नहीं है, हम इंसान ही हैं। तो हम रिएक्ट करते हैं हर चीज़ पे, और कितना ज़्यादा रिएक्ट करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम बस रिएक्ट करते हैं कि उसके लिए हम कुछ काम भी करते हैं, वो भी हम पे डिपेंड करता है। तो मैं अपने अपीयरेंस को लेके भी मैं पॉजिटिव रहना चाहती थी। तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं लुक्स को लेके, और मैं अपने आप पे मतलब प्राउड फील करना स्टार्ट की। पहले भी मैं अपने आप पे प्राउड फील करती थी कि मैंने ट्रीटमेंट ख़त्म किया और अच्छे से ख़त्म किया, और उसके बाद भी कि हाँ मैंने एक बहुत बड़ा जंग जीता है, अकेले नहीं फैमिली के साथ जीता है, लेकिन बहुत बड़ा जंग जीता है। तो मैं वो धीरे धीरे इनसिक्योरिटीज़ तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आए कि लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो मुंबई में मुझे बोल भी दिए थे कि आपको देख के हमारे बच्चे डर जाते हैं। तो एनीवेज, तो वो मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मैं अभी क्या करूं कि ये कैंसर वापस ना आए, और इसकी वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती थी। ये जो सोची हुई थी उससे तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा था। मैं सोची थी कि ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा, अपने लाइफ में वापस चली जाऊँगी, मैं अपने बच्चे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करूँगी, ऑफिस जाऊँगी, सब कुछ करूँगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है। मैं तो मतलब उस सोच से ही नहीं निकल पा रही हूँ। कैंसर ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया लेकिन मैं वहीं पर अटकी हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी मुझे पता चला मिलेट्स के बारे में। ओके, तो मैंने क्या किया कि क्योंकि दिल में इतना ज़्यादा डर था, दिल दिमाग में पूरा डर हावी हो गया था, तो मैंने मिलेट स्विच किया, मैंने राइस व्हीट छोड़ दिया फर्स्ट। सेकंड, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने लगी, 4 बजे उठ के मैंने योगा प्राणायाम स्टार्ट किया। थर्ड, मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पता चला और फास्टिंग के फ़ायदे के बारे में पता चला, तो मैंने वो भी चालू कर दिया। फोर्थ, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में देखा कि स्लीप, प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, बॉडी को रिपेयर और हील होने के लिए। सो मैंने अर्ली बेड जाना शुरू किया। मैं क्योंकि ऑब्वियसली ट्रीटमेंट के टाइम में भी मैं बहुत लेट सोती थी, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट के टाइम में नींद नहीं आएगी, तो चिंता के वजह से, और गूगल करते करते ही मेरा तो पूरा ट्रीटमेंट का टाइम ही निकल गया। तो मैंने बोला कि अपने स्लीप साइकिल को तो मुझे फिक्स करना ही करना है। सो मैं शाम के 8 बजे से मैं जाती थी बेड में सोने के लिए। मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उन्होंने मेरी बच्ची को देखा। मैं 8 बजे जाती थी सोने के लिए, क्योंकि 8 बजे जाओगे सोने के लिए इमीडिएटली आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले आप 8 बजे कभी सोए नहीं हो। तो मुझे थोड़ा वक्त लगा। 8 बजे बेड में जाती थी तो 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाती थी। धीरे धीरे फिर मैं 9-9:30 को मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी, और मेरा इसी हिसाब से स्लीप साइकिल जो रिपेयर हो गया। तो और मुझे इतना बेबी टाइप नींद आया इनिशियली, मतलब मैं खुद बहुत खुश हो गई, मैं बहुत अच्छा फील करने लगी। सुबह 4 बजे उठती थी, अपने आप नींद टूट जाती थी, क्योंकि मैं 8-9 बजे तक मैं सो जाती थी। और उठने के बाद मैं प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन सब कुछ करती थी। मतलब ऑलमोस्ट मैं 2-3 घंटे तक प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करती थी। और हाँ, मैं स्टार्टिंग में इतना फ्लेक्सिबल नहीं थी और मैंने कभी भी योगा नहीं किया था। पोस्ट कैंसर ही मैंने योगा शुरू किया, और इनिशियली तो मैं 15 मिनट भी योगा नहीं कर पाती थी, फिर भी मैं कोशिश करती थी। 15 मिनट का योगा मुझे बहुत टाइम लगता था करने में, बट ये है ना कि आप कोई भी चीज़ आप अगर रोज़ ट्राई करोगे तो वो हो ही जाएगा, ठीक है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो मैं अपना रूटीन फॉलो की रिगोरसली विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे, और मैंने वो फेथ रखा कि अभी योगा करने में मुझे डिफ़िकल्टीज़ हो रही है,
हाथ पैर दुख रहे हैं, मतलब इनिशियली आप कभी भी कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी में नहीं होगे और सडनली आप कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपके बॉडीज़ में पेन रहेगा। बॉडी को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो लेकिन आप उसको कुछ दिन तक करोगे ना, उसके बाद बॉडी अडेप्ट कर देगा और उसके बाद आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये बातें ना सबको पता है, लेकिन क्या होता है ना, कोई भी उस मतलब इनिशियली जब आप बॉडी को शॉक दे रहे हैं और वो एक फ़ेज़ है, और शॉक देने के बाद बॉडी एडजस्ट करने के बाद वो एक फ़ेज़ है। तो इनिशियली जो आप बॉडी को शॉक दे रहे हैं ना, लोग इतना में ही अटक जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जाते हैं जिम वगैरह या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, 1 हफ्ते 10 दिन करते हैं, बोलते हैं कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे दर्द होता है बॉडी में, फिर दिन भर नींद आती है, ये होता है वो होता है, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस। आपको समझना पड़ेगा कि ये बॉडी को आप जो शॉक दे रहे हैं ना, ये बॉडी के लिए नया है, तो उसको एडजस्ट होने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना। आप अगर अपने आप को भी आप इसके जगह रख के अगर देखोगे कि आप कोई भी काम, सपोज़ आप ऑफिस में आपको नया एक चार्ज दिया गया है, तो वो चार्ज को समझने के लिए और उसको अच्छी तरीके से आपके ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए आपको टाइम लगेगा। वैसे बॉडी को भी टाइम लगेगा, उसको एक नया शॉक मिला है, उस शॉक को अडेप्ट करने के लिए उसको भी टाइम लगेगा। लेकिन मैक्सिमम लोग वो टाइम वो बॉडी को देते नहीं हैं, इनिशियल कुछ डेज़ के ही मतलब वर्कआउट करके ही और गिव अप कर देते, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये फेज़ को पार करोगे ना, फिर जाके आपको बेनिफिट्स मिलेगा, फिर जाके आपको को इस दर्द से भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं जो वर्कआउट करते हैं साल भर, क्या उनका बॉडी क्या हमेशा पेन में रहता है? ऐसा नहीं है। एक बारी बॉडी अडेप्ट करेगा तो आप उस पेन से भी निकल जाओगे। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगी, स्टार्टिंग के 1.5-2 महीने मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि मैंने एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐड किया था। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन बना कैंसर का डर। वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था, क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है। मेरे दिमाग में यही था कि मुझे ज़िंदा रहना है, अपने बेटे के लिए ज़िंदा रहना है, तो मुझे कुछ भी करना पड़े मैं सब करूँगी। और मुझे लगता है कि ये माइंडसेट मेरे लिए काम कर गया और थोड़ा सा मुझे बैकफायर भी कर गया, जो जिसके बारे में मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊँगी। तो मुझे 1.5-2 महीने 3 महीने लगभग मुझे तकलीफ़ हुई। ऑब्वियसली आपको सुबह 4 बजे उठना है, आपको राइस रोटी नहीं खानी है जो कि आप ज़िंदगी भर खाए हो, और मैंने ऑयल फ्री भी खाना चालू कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑयल फ्री, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, हाँ मैं ऑयल फ्री ही खाती थी, हार्डली ही कभी कभी मैं विथ ऑयल घर में अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि आप आज डालमा हमारे उड़ीसा में डालमा बोलते हैं, जिसमें दाल में बहुत सारे वेजिटेबल्स मिला के वो बनाते थे, उसमें छौंक जो लगाते थे तेल का, ठीक है, वो मैं कभी कभी मतलब हार्डली ही मैं ऑयल खाई थी 2023 में। ये सब करने के बाद सुबह 4 बजे उठना, योगा प्राणायाम करना, मिलेट को स्विच करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग मेंटेन करना, मैंने बहुत कुछ शौक मैंने बॉडी को दे दिया है। अपने साइकिल पूरा इतना ज़्यादा शौक मैंने दे दिया। तो उसमें एडजस्ट होने के लिए मुझे 2-3 महीने लगे, लेकिन वो डर मुझे, वो मेरा मुझे आगे पुश कर रहा था, वो डर कि नहीं मुझे एनी हाउ इस फेज़ को पार करना है, क्योंकि लोग मेंटेन कर रहे हैं और कंफर्टेबली कर रहे हैं। कैसे वो कंफर्टेबल पोजीशन में कैसे पहुँचे, वो पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। वो स्ट्रगल सबको करना रहता है, वो स्ट्रगल मुझे भी करना है, और वो स्ट्रगल करने के बाद मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊँगी। और वो प्रोसेस में मेरा बहुत ही ज़्यादा भरोसा था और इसीलिए मैंने उसको फॉलो किया और वो मैं क्रॉस कर गई। ओके, मैंने अपने पूरे डेली रूटीन को इतना ज़्यादा बिज़ी रखा। ये सब करने में ऑब्वियसली बहुत प्लानिंग चाहिए, एनर्जी चाहिए और माइंडसेट चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, आपका पूरा अटेंशन चाहिए। तो मैंने सब कुछ दिया, और ये सब देते हुए एक बहुत ही मैजिकल चीज़ ये हुआ कि कैंसर के बाद का जो डर था मेरा कि अभी क्या होगा, अभी कैंसर आ जाएगा, कुछ भी दर्द वर्द हुआ तो मैं रिलेट कर देती थी कैंसर के साथ कि हाँ यहाँ पे दर्द हो रहा है, शायद से कैंसर आ गया क्या। ये चीज़ दिमाग से चला ही गया, मतलब मैं सोचना छोड़ दी उसके बाद। मतलब ये तो मैजिक ही हो गया।
मतलब मैं स्टार्टिंग में सोच रही थी मैं इस डर से निकलूं कैसे, और मैं इस डर से निकल गई और मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट किया मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। बहुत अच्छी बात है ना। तो यही रहता है कि आप अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। मेरी मम्मी तक अच्छा ठीक है, वन बाय वन बताते हैं वरना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर आपका कैंसर से सामना हुआ है तो आपको आइडिया होगा कि जब कीमो लगता है तो आपका सीबीसी पूरा गड़बड़ हो जाता है, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब हीमोग्लोबिन सब डाउन हो जाता है, प्लेटलेट्स पूरा डाउन हो जाते हैं। तो ये मैं ऑब्वियसली मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ तभी ये सब मेरा भी डाउन था। और मैं यहाँ पे आने के बाद जब मैं स्विच की, अपना लाइफस्टाइल कम्प्लीटली मैंने स्विच किया, तो विदिन 2 मंथ्स मेरा हीमोग्लोबिन नॉर्मल होने लगा। मतलब लास्ट मेरा ट्रीटमेंट के टाइम में हीमोग्लोबिन था 8.5 समथिंग, और मैं आफ्टर 2 मंथ्स मेरा हीमोग्लोबिन हो गया 11 अराउंड, जो कि नॉर्मल ही है। लड़कियों के लिए 12 से शुरू होता है नॉर्मल रेंज, बट 11 इज स्टिल ओके। तो इतना जल्दी हीमोग्लोबिन रिकवरी हो गया। लगभग 4 महीने के बाद मेरा हीमोग्लोबिन हो गया 12.5 या 13 के अराउंड, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड। मेरा होल लाइफ में, हाँ 13 to 13.5 मैंने शेयर किया था मेरा ब्लड रिपोर्ट्स का भी वीडियो, आप देख सकते हैं उसको। 13 या 13.5 में आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि ये क्या ही हो गया। मेरा होल लाइफ में हीमोग्लोबिन इतना अच्छा नहीं रहा है। बाकी भी ब्लड रिपोर्ट्स वर वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही अच्छा, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी गुड, और मेरे ब्लड रिपोर्ट्स भी इतना अच्छा हो गया। और लेकिन इतना जो मैं स्ट्रिक्ट डाइट में थी, ठीक है, इसकी वजह से मेरा वेट लॉस हो गया। मैं जब ट्रीटमेंट ख़त्म करके आई थी मेरा वेट 50 to 53 अराउंड था, और मेरा ज़्यादा वेट लॉस हुआ नहीं था, और मेरा ट्रीटमेंट की वजह से वेट लॉस हुआ नहीं था, टू बी वेरी क्लियर। क्योंकि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो है मैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट से ही मैंने चालू कर दिया था। मतलब मेरा टारगेट रहता था मैं 7 बजे तक डिनर कर लूँ, अर्ली डिनर। मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी फॉलो की हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। जो भी अभी कैंसर ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और एक वीडियो में। तो मैं तभी भी इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो कर रही थी, 16 आवर्स का नहीं, 16-8 का नहीं, उससे कम का, लेकिन मैं कर रही थी। तो मैं देखिए मेरे सारे ब्लड रिपोर्ट्स ठीक हो गए, लेकिन मैंने वेट लॉस किया। मतलब यहाँ पे जब मैं आई थी भुवनेश्वर में 50 to 53 किलो की थी, 2-3 महीने में मेरा वेट हो गया 45। इतना ज़्यादा वेट लॉस कर दी। तो लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब मैं दिख रही थी। ऑब्वियसली आप जब वेट लॉस करते हो तो लोग आपको देख के बोलेंगे कि आप बीमार हो। ओके, इंडिया में ही ऐसा थिंकिंग ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, ठीक है, इसका कुछ नहीं किया जाता सकता कि अगर आप पतले हो दैट मीन्स यू आर सिक, आपकी तबीयत खराब है, आप ठीक नहीं हो, खाना पीना करो, आप बीमार लग रहे हो। और अगर आप हेल्दी हट्टे कट्टे हो, मतलब हाँ यू आर फिट, और हट्टे कट्टे हेल्दी जो दिख रहा है उस इंसान को भी अगर बीमारी हो तो सामने वाला बोलेगा अरे यार तुम तो इतना हेल्दी तो दिखते ही हो, और तुम्हें कौन सी बीमारी होगी, इस टाइप का। तो मैं बहुत वेट लॉस की तो लोग मुझे बोलने लगे कि मैं बीमार लग रही हूँ, और मैं बीमार हूँ, अभी भी हूँ। उनको वही लगता था मुझे देख के, मतलब उन्हें लगता था कि नहीं ये अभी भी बीमार है और बीमारी से लड़ रही है। लेकिन मेरे ब्लड रिपोर्ट्स वैसा नहीं थे, एंड मेरा फीलिंग, मेरे अंदर का फीलिंग भी वैसा नहीं था। मतलब मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, वेट लॉस हो गया, मेरा टारगेट था वेट लॉस का, क्योंकि आप अगर एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन करते हो तो आपको कुछ नहीं होगा। ये चीज़ मैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी जानती थी, और क्योंकि मैं सर्जिकल मेनोपॉज में आ गई हूँ, मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा होने वाला था। वो भी मैंने गूगल किया हुआ था कि पोस्ट मेनोपॉज आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, और मेरा तो सर्जिकल है तो मुझे बहुत वेट गेन होगा। और वेट गेन के साथ मैं
बीमारियां भी गेन करूँगी। तो पहले से ही मेरा टारगेट था कि मैं वेट लॉस करूँगी, जो कि मैं उससे पहले कभी मैं कर नहीं पाई थी। बिफोर कैंसर में बहुत कोशिश की थी वेट लॉस करने, बहुत कोशिश तो नहीं की थी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, जो कोशिशें कर रही थी वो सब बेकार था, फालतू में ही कोशिश कर रही थी। लेकिन वो वेट लॉस मेरा पोस्ट ट्रीटमेंट हुआ और मेरा वेट हो गया था एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में 43 से 44 kg, और पोस्ट डिनर मतलब रात को मैं जब चेक करती थी तो वो 45.5 46 kg, ये है मेरा सबसे लोएस्ट वेट। ओके, तो इतना में मैं पहुंच गई। और मेरा हाइट है 5, तो BMI जो मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ उसके हिसाब से मेरा वेट ठीक ही है। थोड़ा सा 1 किलो भी मैं डाउन चली जाऊँ तो मैं स्लाइटली अंडर वेट हो जाऊँगी। तो ये भी एक मतलब चिंताजनक बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैं अंडर वेट नहीं होना चाहती थी। मेरा टारगेट ये होना चाहिए था कि बॉडी में जितना फैट है वो लॉस हो, ना कि मेरा मसल लॉस हो। तो मैं ऑब्वियसली मसल भी लॉस कर रही थी, फैट भी लॉस कर रही थी, और मेरा अपीयरेंस उसके वजह से भी ख़राब हो रहा था। कि ऑब्वियसली आप बहुत ही स्किनी हो गए तो भी अच्छी बात नहीं है ना। तो मैंने और थोड़ा रिसर्च किया और प्रोटीन का इम्पोर्टेंस समझा मैंने। तो मैंने टारगेट किया कि, और मैं 2023 में मैं कम्प्लीटली वीगन थी, मैं कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रही थी। और तो मैं अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफ़िल करूँ, देन आई स्टार्टेड टेकिंग नट्स। मतलब पहले भी देती थी, बट प्रॉपर कितना कंज्यूम कर रही हूँ वो मैंने वे किया। मैं क्या खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ, वो मैंने वे किया। मैंने गूगल किया कि इसमें कितना प्रोटीन है, किसको किसके साथ मिला के खाने में मुझे कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा, ये मैंने किया। टाइम एफर्ट लगता है, ठीक है, तो वो टाइम और एफर्ट मैंने दिया। और मैंने अब फिर भी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं छोड़ा। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, जैसे करती थी अर्ली डिनर में वैसे ही मैंने किया। और प्रॉपर डाइट प्लान मैं बनाती थी, मतलब पूरा हफ्ते का मैं बना देती थी कि ये दिन ये मैं खाने वाली हूँ। और अभी के करेंटली आप अगर पूछो तो मुझे पता है मुझे कल क्या खाना है। तो प्री प्लानिंग का मैजिक ना जो करता है उसको समझ में आता है। इसीलिए प्लानिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप हर कोई चीज़ को प्लानिंग के साथ करोगे ना तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हर जगह अप्लाई होता है। आप कोई एग्ज़ाम दो तभी अप्लाई होता है, आप लाइफ में भी अप्लाई करो तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं प्लान करती हूँ, मुझे कल से ही पता था कि मैं आज क्या खाने वाली हूँ, और मैं आज इवनिंग तक फिगर आउट कर लूँगी कि मुझे कल दिन भर क्या खाना है। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है, और इसमें मुझे और अभी क्योंकि मुझे आदत हो गई है, ये मेरे बहुत ही कम टाइम लेता है, और मैं दिन भर में इतना सारा काम करती हूँ, आप तो देखते ही होंगे। और मैं अभी तो अकेले ही सब कुछ मैनेज करती हूँ, क्योंकि समटाइम्स मेरे हस्बैंड आउट ऑफ टाउन रहते हैं बहुत टाइम में एक्चुअली, और मैं और मेरी बच्ची हम दोनों ही रहते हैं, तो सब कुछ मैं मैनेज करती हूँ। और इतना सब कुछ मैनेज करने के बाद भी वर्कआउट करती हूँ, अपना डाइट भी मेंटेन करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। कैसे मैनेज हो पाता है, ये प्री प्लानिंग का कमाल है, ठीक है। तो हाँ, मेरा वेट लॉस हो गया था, तो मैंने स्टार्टिंग में 2-3 मंथ्स ना मैंने बहुत एफर्ट दिया वेट गेन करने के लिए। मैंने खाने का क्वांटिटी बढ़ाया, लेकिन तभी ना मैं खाने का क्वांटिटी बढ़ाती थी, मतलब वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ग्रेन्स बहुत ज़्यादा, मतलब मिलेट भी जितना खाया जा सकता है उससे ज़्यादा मैंने खाना इनिशियली चालू किया। तो मैंने देखा इससे ना कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। मतलब मैं इतना लंच खा देती थी कि डिनर और मुझसे होता ही नहीं था, पेट में जगह ही नहीं है, पूरा गले तक खाती थी। मुझे लगा कि वो खाऊंगी, लेकिन बाद में पता चला वेजिटेबल्स में कुछ कैलोरीज होती ही नहीं है, ठीक है। और मैं जो ग्रेन खा रही हूँ उसमें वो मेरा तो फाइबर रिच, मिलेट बहुत फाइबर रिच है, तो वो आपको बहुत लंबे समय तक फिलअप लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी इतनी जल्दी। तो सब गड़बड़ हो गया। सो मैंने
और ज़्यादा एक्सप्लोर किया, और ज़्यादा मैंने रिसर्च किया और दाल्स को ज़्यादा इंक्लूड करने लगी, ग्रेन्स थोड़ा कमाने लगी, वेजिटेबल्स जैसे कुछ वैसे, मैं अभी भी वेजिटेबल बहुत ज़्यादा खाती हूँ और मेरा सैलड रहता है, वो मेरा फिक्स है, वो मैं खाती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं दाल, वेराइटीज़ ऑफ दाल को इंक्लूड करने लगी, नट का बोल, मतलब हाई कैलोरी फूड खाने लगी। लेकिन हाई कैलोरी ज़रूरत थी क्योंकि मुझे वेट गेन करना है, तो हाई कैलोरी फूड लेने लगी। ब्रेकफास्ट में मेरा सबसे हेवी रहता है मेरा ब्रेकफास्ट, ठीक है। और मुझे ऐसे भी डिनर मुझे लाइट ही पसंद है और कभी कभी मैं स्किप भी कर देती थी। तो मैं ऐसा चाहती थी कि ऐसा डाइट प्लान बनाऊं कि मेरा ब्रेकफास्ट और लंच ये दोनों में ही जितना दिन में रिक्वायरमेंट है मुझे कैलोरी की वो फुलफ़िल हो जाए, प्लस प्रोटीन भी कुछ आ जाए और फाइबर भी रहे ताकि मुझे डिनर की ऐसे खास ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, आप डिनर स्किप करके देखिए, आपको रात में बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन इनिशियली आप ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा फील नहीं होगा। लोग एक हफ्ते तक डिनर स्किप करके बोलते हैं कि बहुत बॉडी को टॉर्चर कर लिया और नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए आप 1 महीने तक डिनर स्किप या लाइट कीजिए, आपका बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, आपको सुबह बहुत अच्छा फील होगा। ओके, तो वेट गेन का जो जर्नी था ना वो मैंने 2024 में ही स्टार्ट किया था, क्योंकि 2023 में मेरा 75 हार्ड चैलेंज चल रहा था, जिसमें वेट गेन तो पॉसिबल ही नहीं था। वेट लॉस हो जाएगा लेकिन वेट गेन नहीं होगा। मेरा वर्कआउट ही बहुत हेवी रहता था। रात को, इवनिंग को सेकंड वर्कआउट जो मैं करती थी बाहर वॉक करने के लिए, कार्डियो इतना ज़्यादा था, मतलब मैं रोज़ 15, 16, 17, 20,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रही थी, विथ वर्कआउट भी कर रही थी और खाना भी खा रही थी। तो उसमें मेरा वेट मेंटेन होके रहा और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और तभी वेट गेन का भी मैं सोच नहीं रही थी। 2024 में जब मैंने एंटर किया तब मैंने सोचा कि नहीं, अभी वेट गेन करना ज़रूरी है, बहुत हो गया और मुझे पहले की तरह नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना बेस्ट वर्जन लगना चाहती हूँ, अंदर से भी बाहर से भी। सो मैंने तभी प्रॉपरली अपना मील प्लान किया और उसी के हिसाब से खाने लगी। और फिर कुछ महीने तक तो 2-3 मंथ्स तो मैंने ट्राई किया, हल्का, मतलब बहुत ट्राई किया। और मेरे एनिवर्सरी के टाइम में 2024 को अप्रैल में जब मैं गई थी, तब मुझे लगा कि हाँ अभी थोड़ा सा मैं वेट गेन कर रही हूँ। तभी मैं एम्प्टी स्टमक 45 kg और खाने के बाद 46-47 kg आ गई। तो मैं बोली हाँ मैं आसपास ही हूँ और अभी मैं ठीक लग रही हूँ। देन मैं उसको चालू की ऐसा खाने में। बीच में मुझे क्या हो गया, मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब है मेरे बॉडी में अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम हो गया। आप सर्च करना अर्टिकेरिया क्या है, मतलब छोटे ऐसे निकल जाते हैं गर्मी के वजह से और बहुत इची होती है पूरे बॉडी में। तो उसके वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में रहने लगी, तो उसको मुझे फिर फिक्स करना था। अर्टिकेरिया के लिए जो भी घरेलू नुस्खे थे मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया और फाइनली कुछ ना कुछ क्लिक हुआ, क्योंकि मेडिसिन से, आयुर्वेदिक मेडिसिन में खा रही थी, उसके लिए वो काम नहीं किया। तो कुछ ना कुछ तो मेरा क्लिक किया और मैं वो ठीक हो गई। ओके, तो वो मैं ठीक हुई, वहाँ से मैं रिकवर कर गई। और फिर उस टाइम में मेरा ध्यान बिल्कुल अर्टिकेरिया पर था, तो मैं और कहीं पे और फोकस नहीं कर पाई और तभी भी मेरा वेट लॉस हो गया फिर से। तो अभी 2-3 मंथ्स हुआ, मुझे और अर्टिकेरिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 मंथ्स अराउंड हो गया, मुझे अर्टिकेरिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने फिर से वेट गेन का जर्नी जो चालू किया और वेट गेन का जर्नी चालू किया। और आज है अक्टूबर 20 और आज हम देखते हैं मेरा वेट अभी कितना हो गया है। तो चलिए चलते हैं। तो मैं कुछ ऐसे दिख रही थी मैं जब 45 kg की थी। ओके, लुक वाइज देखते हैं कि मैं अभी दिखती कैसी हूँ। अभी मैं अंडरवेट नहीं दिख रही हूँ, अच्छा खासा मैंने वेट गेन कर लिया है और उसकी बहुत खुशी भी है। मुझे वेट गेन करने की बहुत खुशी है और मुझे अपनी, मेरा टारगेट है मैं जितना हो पाएगा घर में ही जिमिंग करके, योगा वगैरह करके
मसल बिल्ड करूँगी, जितना मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है, बस हेल्दी रहने के लिए जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी। सो मैं ले आई हूँ वेइंग मशीन और ये मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ मॉर्निंग का, ओके, एम्प्टी स्टमक। सी 50.60 और मैं इवनिंग को भी चेक करूँगी कि कितना होगा। तो मैंने आपको एम्प्टी स्टमक का दिखाया था, अभी मैंने वर्कआउट किया, वर्कआउट के बाद का हम वेट देख लेते हैं एक बारी। तो अच्छा खासा कैलोरी हमने बर्न किया है, 1 kg का डिफरेंस दिखा रहा है एंड इट्स 49.65 नाउ। ओके, मैंने अपना ईटिंग विंडो क्लोज कर दिया है, अभी देखते हैं मेरा वेट कितना है। इट्स 50.60 क्योंकि मैंने डिनर नहीं किया है तो इसीलिए मेरा वेट सुबह जितना ही दिखा रहा है। तो जितने भी कैंसर सर्वाइवर हैं या फिर जो कैंसर से अभी भी जूझ रहे हैं, उन लोगों से बस इतना ही मुझे कहना है कि स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग। क्योंकि आप अगर एक्ट करोगे तो वो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी और माइंड के लिए, और अगर आप वरी करोगे तो वो आपके लिए ख़राब ही साबित होगा, कुछ अच्छा उससे होगा नहीं। और अच्छा रूटीन मेंटेन करें, रूटीन का पावर अनडिनाएबल है। आप उसका बेनिफिट्स फॉलो करने के बाद ही उसका बेनिफिट पता लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 1 साल के लिए आपको मेंटेन करना है। ये एक लाइफस्टाइल है जो कि आपको ज़िंदगी भर के लिए अगर अच्छा रहना है तो आपको मेंटेन करना होगा। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मुझे और कभी कैंसर नहीं होगा क्योंकि मैं ये लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ, बट एटलीस्ट आई एम गिविंग माई बेस्ट। मुझे जितना आइडिया है, जितना पता है, जितना मैंने रिसर्च किया, जो भी है, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये लाइफ जो है ना, बस आप अकेले की नहीं है, आपके परिवार की भी है। आपके परिवार के प्रति दायित्व है जो कि आपको निभाना है और उसके लिए आपके ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। सो हाँ, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने टारगेट रखा हुआ है, अगर ये चैनल 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करेगा तो मैं आपके लिए एक आस्क मी एनीथिंग का वीडियोस बनाऊंगी। आप मुझे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगी, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ जल्द ही। नमस्ते।